नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या में है। समाज की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ विषय को लेकर चिंतन होता है। उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर के समाज के ही कुछ राजनेताओं, समाज सेवकों और चिंतकों को मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और जानना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर के उनके विचार क्या हैं, क्या वो शहर के लिए करना चाहते हैं और क्या आगे भविष्य होगा। आइए, आज के हमारे मेहमान से मैं आपको रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं समाज को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर भारतीय समाज मीरा भाईंदर में बड़ी संख्या में है। इसकी दशा और दिशा को लेकर हम बातचीत करते आए हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में पूर्व नगर सेवक हंसु कुमार पांडे जी पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। और इनसे बातचीत करते हैं कि उत्तर भारतीय समाज की दिशा और दशा को लेकर वो क्या करना चाहते हैं। हंसु कुमार जी, आप यहाँ पर 3 बार नगर सेवक रहे। तीनों टर्म में आप एक बेदाग छवि के निकले। उत्तर भारतीय समाज को आपने यहाँ शुरुआत से देखा है। जिस इंडस्ट्री से आप आते हैं, उस इंडस्ट्री का मजदूर, उसकी क्या व्यथा है वो भी आप जानते हैं और इस इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट लोग भी आपको पता है। बावजूद इसके कि उत्तर भारतीय समाज एक भरा पूरा समाज है, फिर भी उसमें बिखराव क्यों है? देखिए, हम लोग तो सभी उत्तर भारतीय यहाँ जो मीरा भाईंदर में आए थे, वो सब अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए आए थे। जी। तो ऐसा हमारा कोई नेता नहीं था, ना हमारा कोई लोगों से बहुत ज़्यादा संपर्क था। हम अपनी रोजी रोटी करते। मैं खुद भी एक बफिंग का कारीगर था। जी। स्टेनलेस स्टील के बफिंग का कारीगर था। मेरे पिताजी ने फैक्ट्री लिया था 1973 में भाईंदर में, तब मैं उनके पास ही काम करता था। तो इसलिए हमारा कोई ऐसे सामाजिक भी ये नहीं था कि भाई उत्तर भारतीयों को संगठित करे। उत्तर भारतीयों में थोड़ा ये है कि लोग जल्दी एकजुट नहीं होते, कोई भी उनको बहला फुसला के अपनी तरफ कर देता है जी। ऐसा है। लेकिन अब की बार जो उत्तर भारतीयों ने ठानी है कि भाई हम संगठित होकर हंसु कुमार पांडे का साथ देंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ परसेंटेज तो देखो हर कम्युनिटी में रहते हैं, कुछ पार्टी वाइज भी रहते हैं, कुछ किसी के साथ में ज़्यादा जुड़ाव है, किसी ने कुछ उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, कुछ काम दिया, तो वैसा उनके साथ में जुड़ाव रहता है। तो उनके साथ में पर्सनल ये रहते हैं, कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, इसलिए वो उनके साथ में जुड़े। बाकी मुझे मेरे समाज पे पूरा भरोसा है कि मेरा समाज एकजुट होकर अब की बार मुझे साथ देगा और इसी विश्वास के साथ मैं अब की बार विधानसभा 145 इलेक्शन लड़ने के लिए उतरा हूँ। बड़ा स्वागत सर कि हंसु कुमार जी इस बार 145 विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ से उम्मीदवारी अपना तय मान रहे हैं। वो लेके समाज को साथ में खड़े हैं। उनका दावा है कि समाज उनके साथ में है। हंसु कुमार जी, उत्तर भारतीय समाज को जो आपने कहा कि लोग बहलाते फिर रहते हैं, तो कुछ लोगों ने लॉलीपॉप दिया उत्तर भारतीय भवन बनाने का। पिछली बार जो विधायिका रही हैं माननीय गीता जैन जी, उन्होंने उत्तर भारतीय भवन बनाने का वादा किया था। 5 साल होने के बाद अब जाके उन्होंने भूमि पूजन किया है। नरेंद्र मेहता जी हैं जो वो भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो उत्तर भारतीय समाज के कुछ लोगों को साथ में लेकर के वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। प्रताप सरनाइक जी ने कहा कि मैं हर समाज का भवन बना के दिया हूँ, उत्तर भारतीय भवन भी बना के दूंगा। आपने इस बार लोगों से वादा करना शुरू किया कि आप अपनी निजी भूमि पर उत्तर भारतीय भवन बना के देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरी खुद की एक निजी ज़मीन है RNP पार्क में जी, जो मेरी वाइफ की और मेरे नाम पर है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो मेरी वाइफ ने बहुत टाइम पहले से मुझे बोला था कि आप एक सामाजिक कार्य के लिए ये ज़मीन दान दे देना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात और मैंने ये सोचा कि अब की बार मैं ये भूमि उत्तर भारतीय भवन के लिए दूंगा। तो उत्तर भारतीय लोगों क्या, जो गरीब बेचारे छोटे तबके के लोग हैं, उनके बच्चों की शादी या उनका कोई कार्यक्रम है छोटा मोटा, वो उसमें हो जाएगा। मैंने पूर्व विधायक लोगों से भी बात किया था कि मुझे यहाँ ये बनाना है। उन लोगों ने बोला अरे आप क्यों इस झंझट में पड़ते हो। अच्छा। हाँ, हम लोग मिलके बना लेंगे, ये करेंगे। और पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये सिर्फ उत्तर भारतीय भवन का एक लॉलीपॉप है। और मैं तो ये सोचता हूँ ना कि उत्तर भारतीय भवन मत बनाइए आप लेकिन लोगों की सुविधा के लिए कुछ तो करिए। जी।
आज जैसे बाहर से लोग आते हैं, रेलवे की ट्रेनिंग का ये रहता है, भाई एग्ज़ाम्स रहते वगैरह रहते, तो लोगों को रहने की जगह नहीं है, तो बेचारे कहाँ रहेंगे। और उत्तर भारतीय समाज में सभी लोग ऐसे पैसे वाले नहीं हैं। मेरे ख्याल से 90% लोग जो है वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं। 2-3%, 5% लोग हैं जो अच्छे खासे हैं। जी जी जी। तो लेकिन हमारे समाज के जो दिग्गज लोग हैं, उन्होंने आगे बढ़कर ये बीड़ा उठाना चाहिए था, ना कि इन पॉलिटिशियन लोगों की बातों में आना चाहिए था। जी, जी, जी। मेरा ये मानना है, और मैंने ये बीड़ा उठाया। जब से मैंने बोला है, मैं किसी विधायकों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबने ये लॉलीपॉप दिया, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भाई सबने लॉलीपॉप दिया है कि उत्तर भारतीय भवन बनाएंगे। उत्तर भारतीय कभी भी भवन के मोहताज नहीं थे, और वो इस झांसे में नहीं आएंगे अभी। जबकि 5 साल पहले ही ये डिक्लेयर हो चुका था कि यहाँ उत्तर भारतीय भवन बनेगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए। क्या है, लोग उस टाइम पे अपनी मेंटलिटी इसलिए बनाए थे कि दूसरे विधायकों ने कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया था, तो लोगों ने सोचा था कि अब की बार कोई भी लड़े, बस इनको उनको ही जिताना है। उत्तर भारतीय भवन का यही नहीं था, लेकिन ये गलत फहमी लोगों के दिमाग में डालकर उनको मैनिपुलेट करके उनसे वोट लेना, ये हमारी राजनीति नहीं है। वो जिनको करना है वो करते रहे, लेकिन अभी उत्तर भारतीय समझ चुके हैं कि हमको भवन की ज़रूरत नहीं, हमको एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जी, जी, जी। जहाँ हर एक महिलाओं के लिए ज़्यादा सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप भी देखिए कि टेम्बा हॉस्पिटल में भी मैटरनिटी है, परंतु वहाँ सीजरिंग वगैरह का कोई भी चीज़ नहीं है, सुविधा नहीं है। लोग बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, विकास महिला हूँ, मैं शेरनी हूँ, ना मैं ये हूँ ना वो। मुझे उनसे उन बातों पे जाना नहीं है। आप विकास करके दिखाइए ना। एक मामूली रोड बनता है, वो भी आपका 6 महीने टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता? उसका कारण है ना कुछ, कि आप लोगों का ध्यान नहीं, आप लोगों का ध्यान सिर्फ लाओ इस पर है। अगर वो रोड बनाते हैं, अगर 1 करोड़ का रोड बनाते हैं, तो अगर वो पैसा नहीं बढ़ता है तो वो आदमी कॉन्ट्रैक्टर ईमानदारी से काम करेगा। आप उसके छाती पे खड़े रह के बोल सकते हो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम सही होना चाहिए इस रोड का। आप मीरा भाईंदर के मेन रोड पे जाइए ना, शिवाजी के पुतले से लेके आपके गोल्डन नेस्ट, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये बेचारे छोटे छोटे गरीब लोग, रिक्शे वाले लोग, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते, रोज़ कमाते रोज़ खाते, उनकी हालत देखिए आप। आए दिन उनकी गाड़ी का कुछ ना कुछ नुकसान होता है। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो छवि भगवान ने मेरी रखा है, 15 साल नगर सेवक रहने के बाद भी मैं एक स्वच्छ छवि का इंसान हूँ, उसी स्वच्छ छवि को लेकर मैं आगे बढ़ूँ और ये शहर का विकास करके दिखाऊंगा। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे प्लेग्राउंड, मैं बच्चों के लिए अच्छा वातावरण देना चाहता हूँ। आजकल महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं, कैंसर वगैरह के, ये वो। तो कम से कम कैंसर का ट्रीटमेंट इधर नहीं होता है, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम उसकी टेस्टिंग का, डायग्नोसिस का, टेस्टिंग का, ऐसे कुछ तो यहाँ पर सुविधा अभी तक इन्होंने बनाना चाहिए था। ये आमदार है जो मोदी जी ने क्या बोला था, सबका साथ सबका विकास। इधर क्या हो रहा है, सबका साथ खुद का विकास। तो खुद का विकास करने से शहर का विकास नहीं होगा। अब परिवर्तन यात्रा हम लोग भी निकालने वाले हैं और शहर परिवर्तन की ओर जाएगा। और लोगों की मांग है कि अब की बार एक स्वच्छ छवि वाला इंसान को लाना है, और मुझे उम्मीद है कि लोग जानते भी है कि इस बार अंशु कुमार पांडे को जिता कर लाना है। अंशु कुमार जी, आपने कहा कि शिक्षा, मेडिकल क्षेत्र में, स्कूल का क्षेत्र ये है, तो इसमें एक हेल्थ बड़ा इशू है। हेल्थ बड़ा इशू है, शिक्षा भी बड़ा इशू है। आप देखिए ना, शिक्षा हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की क्या है, लोग अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? कारण उसकी एजुकेशन की ये नहीं है, इतनी स्किल वहाँ पर स्किल नहीं है, डेवलप हो पा रहा है। और 7th तक है, 7th के बाद में 10th तक बड़ी मुश्किल से 1-2 स्कूल हुए तो हुए, लेकिन और यहाँ निजी आमदारों के सब स्कूल्स हैं, और इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं और इतनी फीस ले रहे हैं कि लोगों का पूरा लूट खसोट चल रहा है। जी। आपने प्लेग्राउंड की बात की सर, तो यहाँ पर देखिए आए दिन मीरा भाईंदर शहर में अनेक टीमें हैं क्रिकेट की, जो अलग अलग टूर्नामेंट करती रहती हैं, लेकिन उनका वो पहुँच नहीं हो पाता, वो बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाते। प्लेग्राउंड कौन सा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में रह गया? सब तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से इन लोगों ने अपने अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया,
और आपका बेटा भी जाएगा खेलने के लिए तो 500-700 रुपया उसको 1 घंटे का देना पड़ता है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान जो है वो इतना बड़ा है मैदान है वो कि वहाँ एक स्टेडियम बन सकता है। इस दिशा में आप कुछ काम करना चाहेंगे? देखिए, मेरी सोच बहुत अलग है इन लोगों से। मैं अच्छा काम करूँगा, स्टेडियम बनाऊंगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी है, स्टेडियम के लायक ही है। लेकिन मैं जितने भी प्लेग्राउंड्स हैं मैं चाहूँगा कि महानगर पालिका खुद के हाथ में ले और ये लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने के लिए बच्चों लोगों के लिए करे। क्योंकि देखिए हमारे एरिया में, मीरा भाईंदर में बिल्डिंग्स इतनी कंजेस्टेड हो गई है कि उसमें कोई गार्डन जैसा जगह ही नहीं छोड़ते लोग। जबकि सरकार के नियम के हिसाब से बच्चे लोग के लिए अंदर प्लेग्राउंड या कुछ तो छोटा मोटा रहना चाहिए, कुछ नहीं रहता है। तो लोग सब त्रस्त है, तो कहाँ जाए बच्चे? तो बच्चे लोग का स्किल कैसे डेवलप होगा? जी सर, आप स्टील इंडस्ट्री से आते हैं। स्टील इंडस्ट्री का एक हब रहा है मीरा भाईंदर। लगभग देश के 60% उत्पादन यहाँ से सप्लाई होते हैं। वहाँ का हर तबका अब कुछ दिक्कतों से गुजर रहा है। उनकी दिक्कतों को क्या उपाय करेंगे? सर कुछ तबका नहीं, मेरे ख्याल से पूरे के पूरे इंडस्ट्री हम लोग परेशान हैं। परेशान तो इसलिए है कि देखिए, हम लोग जिस समय हम लोग भाईंदर में आए थे उस समय भाईंदर की स्थिति बहुत नाजुक थी, आपको भी पता है ना। रोड थे ना, गटर थे ना, ये थे। आज भी मेरा ये मानना है। और टैक्सेस के मामले में हम देखने जाएँ तो टैक्सेस पिछले 3 साल में 40% टैक्स बढ़ा दिया है, 40%। और सुविधा के नाम पे कुछ नहीं। आप अतिरिक्त पानी पुरोठा टैक्स लेते हो, तो पानी का कहाँ इंतज़ाम है मुझे बताइए। अब आज तक आपका पानी आया? जी। आप स्ट्रीट टैक्स लेते हो, छोटी छोटी गलियाँ बनाने का टैक्स लेते हो, तो इस तरीके का बोझ लादते हो आप। तो आपको ये सोचना चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ कि आपने 40% टैक्स बढ़ाया, तो फिर जाके गली गली में घूम के बोलते हैं कि भाई मुझे जीता के लाओ, मैं 25% टैक्स कम करूँगा। और वही लोग बोलते हैं कि सर बहुत टैक्स बढ़ गया, तो बोलते हैं हमने नहीं बढ़ाया, सरकार ने बढ़ाया। देखिए, मीरा भाईंदर में सरकार किसकी है? वो टैक्स बढ़ाता है। स्टेट का सरकार मीरा भाईंदर की टैक्स बढ़ाने नहीं आती है। वो इनफैक्ट तो उन लोग तो हमको पैसा देते हैं, अनुदान देते हैं कि भाई ये चीज़ डेवलप करो। अब लोग बोलते हैं हमने 1200 करोड़ का रोड के लिए फंड लाया। 1200 करोड़ का रोड के लिए फंड लाया, तो फंड गया किधर? ये ऐसी रोड, ये ऐसी स्थिति। आप मुझे दे दो 1200 करोड़ रुपया, पूरे मीरा भाईंदर का मैं 79 स्क्वायर किलोमीटर का रोड बना के आपको दिखाता हूँ। दो 1200 करोड़ रुपया मुझे, मैं बना के दिखाता हूँ। अगर विदाउट करप्शन रोड बनता था तो आज ये रोड की स्थिति ऐसी नहीं होती थी। करप्शन तो एक मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पर। लेकिन सर, मैं चाहता हूँ कि आपके जो आप लेके इसमें विधायकी के चुनाव में उतर रहे हैं, उसमें आप उत्तर भारतीय समाज, जहाँ तक जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी बातचीत का मुद्दा है, उस समाज को संगठित करने के लिए क्या कर रहे हैं? सर देखिए, उत्तर भारतीय समाज संगठित है, उनका कोई लीडरशिप नहीं था, इसलिए वो संगठित नहीं थे, यहाँ वहाँ बेचारे बिखरे हुए थे। अब की बार उन लोगों ने भी मन बनाया है कि वो उत्तर भारतीय एक होंगे। और उत्तर भारतीय नहीं, मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ, गुजराती, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन, हमारी जितनी कम्युनिटी है, इवन मुस्लिम्स विल सपोर्ट मी, इवन मुस्लिम्स विल सपोर्ट मी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि उनको मालूम है हंस कुमार पांडे एक स्वच्छ छवि वाला। मेरे एरिया में भी मस्जिद है जी, जहाँ मैं नगर सेवक था, कभी भी मैंने उनके लिए अच्छा ही काम किया। मेरे लिए कम्युनिटी मायने नहीं रखती है, मेरे लिए इंसान मायने रखता है। मैं इंसानियत से काम करने वाला इंसान के लिए काम कर रहा हूँ। मैं ये देखता नहीं हूँ ये बिल्डिंग में मुस्लिम है, ये बिल्डिंग में उत्तर भारतीय है तो मैं इसका ही काम करूँ, मैं ये बिल्डिंग में महाराष्ट्रियन है तो इसका काम नहीं करूँ। मैंने कभी नहीं सोचा। और जितना प्यार उत्तर भारतीय मुझे देते उतना प्यार मुझे अन्य कौम भी देती है। सर, मीरा भाईंदर शहर में पुरानी इमारतें बहुत हैं, उनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। और यहाँ बिल्डर्स लॉबी आप जो देखेंगे वो भी कुछ महीने तक करप्ट ही रही है। तो उनके पुनर्विकास में आपका भूमिका क्या होगा? उनका डीम कन्वेंस करा के उन लोग सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी जा सकते हैं जी। प्रोवाइडेड सरकार से बात करके उनके लिए FSI बढ़वाना पड़ेगा हमको जी। क्योंकि बेचारे इतने सालों से, कम से कम 40 साल से उस घर में रहते हैं, तो अगर उसकी FSI बढ़ती है तो कोई भी डेवलपर आए, लेकिन डेवलपर लोग उनका खून चूसना चाहते हैं जी। तो वो सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाए या फिर डेवलपर को भी दे तो उन लोग 40% 45% अपना एरिया बढ़ा के ले सकते हैं जी। आज एक फ्लैट उनके 350 स्क्वायर फीट के हैं, तो उसमें अगर
560 स्क्वायर फीट का उनको फ्लैट मिलता है, तो उनके लिए एक है कि भाई उसमें 2 बेड भी मिल जाएगा बेचारे लोगों को, तो उनकी परिवार अच्छे से सेटल होगा। मेरा तो सोच ये है कि मैं अच्छा काम करूँगा और मैं ये करवा के दूंगा, ये मेरी 100% गारंटी है समाज के लिए। यहाँ पर सर जो मध्यम, क्योंकि मैं कभी भी मेरे खुद के विकास के लिए कभी नहीं सोचा। मेरे को भगवान ने दिया है, मैं छोटा मोटा मेरा अच्छा कारोबार है, मैं उससे अच्छा खासा कमाता हूँ मेरे कारोबार से, इसलिए मुझे कोई करप्शन की ज़रूरत नहीं, ना मुझे इंटरेस्ट है करप्शन करने में। मैं जो कुछ करूँगा समाज के लिए करूँगा, शहर के लिए करूँगा बस। तो सर ये थे हंसु कुमार पांडे जी, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी तरफ से उम्मीदवारी का खम भर रहे हैं। उनका दावा है कि वो समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। उसके पीछे उनका लॉजिक भी है कि जब 15 साल का नगर सेवक का जो उनका कार्यकाल रहा वो निर्विवाद रहा, बेदाग रहा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जो उनका उद्देश्य है, जो मुद्दा है, जो को लेकर है, तो उनको जनता को भी समझना चाहिए। और समाज को जहाँ तक लेके चलने की बात है तो वो समाज को अच्छी लीडरशिप भी देंगे, बच्चों को, बूढ़ों को, हर तबके को वो कुछ न कुछ देना चाहते हैं। इतना ही। धन्यवाद।